बड़ी खबर, जहां यूक्रेन में बायोलॉजिकल लैब पर रूस और अमेरिका में टेंशन जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अमेरिका को ये चेतावनी दे दी है कि हमारी सीमा के पास जैविक हथियार बनाना उकसावे की कोशिश होगी और हमारे पास अमेरिकी जैविक हथियारों के पुख्ता सबूत भी हैं। अब दूसरे देशों में यूएस का हस्तक्षेप करना भी ठीक नहीं होगा। ये एक एक्सक्लूसिव जानकारी TV9 भारतवर्ष आपको बता रहा है कि आखिर कौन सी है वो रिपोर्ट जिसकी वजह से अमेरिका की मुश्किल अब बढ़ सकती है। आखिर क्या है इस रिपोर्ट में जिसके जरिए बायो वॉर की आशंका के तहत आज इन हालात में ये खबर महत्वपूर्ण हो गई है। अब रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए आखिर क्या कहा है, क्यों कह रहे हैं हम ये बायो वॉर, जैविक हथियार, रूस अमेरिका में वॉर को लेकर इंफॉर्मेशन वॉल पर सबसे पहले एक डिटेल आपके सामने, जहां जैविक हथियारों को लेकर अब रूस और अमेरिका के बीच टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी बड़ी बात, रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अमेरिका पर बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि रूस का यह दावा, यूक्रेन में बायोलॉजिकल वेपन अमेरिका बना रहा है। चौथी बड़ी बात, जहां रूस बॉर्डर के पास यूएस की जैविक हथियारों की लैब को लेकर यह बड़े दावे, रूस के मुताबिक अपने प्रोग्राम के तहत ही अब पैथोजेंस पर रिसर्च यूएस कर रहा है और अमेरिका पर बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के उल्लंघन के आरोप के तहत इस रिपोर्ट के जरिए कई बड़े और महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं, जिसके बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि अब ये साफ है कि अमेरिका की मुश्किल बढ़ सकती है। लेकिन कैसे और बायो वॉर को लेकर इससे पहले की इंफॉर्मेशंस और क्या है, बता रही है प्रतिमा। बिल्कुल, देखिए जैविक हथियार से क्या सर्वनाश तय है, बड़े सवाल है। देखिए किसने कब कब इसका इस्तेमाल किया है और इससे क्या कुछ हुआ है, इसकी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी है। मंगोलिया की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कब इस्तेमाल किया गया और इससे क्या कुछ हुआ है, इसकी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। क्या किया गया है, प्लेन से इस्तेमाल किया गया है, ब्लैक सी में फेंका गया था और इससे क्या हुआ था, 4 साल में करीब 2.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद की जानकारी आपके सामने, रूस ने इस्तेमाल किया था और कब किया था, इसकी जानकारी आपके सामने। क्या किया था इन्होंने, स्वीडन में, स्वीडन की सीमा पर प्लेन से संक्रमित किया था, शव फेंके गए थे, इसकी वजह से भारी नुकसान हुआ था। इसके बाद ब्रिटेन ने भी इस्तेमाल किया था। 1763 की बात करें, डेलावेयर में इंडियन पार चेचक से ये इन्होंने हमला किया था, जिसमें संक्रमित कंबल फेंके गए थे और इससे भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। तो ये बायोलॉजिकल जो वॉरफेयर छेड़ने की कोशिश की जा रही है, इससे कितने बड़े स्तर पर नुकसान हो सकता है, बात आज इसी की हम कर रहे हैं। तो आपको बता दें आज बहुत सारे मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवा दें। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड ओपी तिवारी सर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मौजूद है। महेश सचदेवा पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद है। नेवल कमांडर रिटायर्ड अशोक बिजलवान रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है। कर्नल रिटायर्ड अनुराग शुक्ला रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ ही मॉस्को से हमारे साथ मनीष झा है और साथ ही साथ आशीष को भी आप देख रहे हैं जो कि यूक्रेन से हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी मनीष, आपका ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर की ओर क्या हम लोग बढ़ रहे हैं और इसका खतरा कितना ज्यादा है, क्योंकि आरोप अब उस कंट्री पर लग गए हैं जो अब तक पूरी दुनिया में बता रहा था कि हमें डरने की जरूरत रशिया से। बिल्कुल, देखिए मार्च के महीने में TV9 ने जब ये खबर की थी, दुनिया में सबसे पहले ये बताया कि देखिए किस तरह से यूक्रेन में अमेरिका के बायोलैब चल रहे हैं। उसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय भी इसे इनकार नहीं कर पाई थी, लेकिन उसके बाद लगातार एक के बाद एक तमाम तरह के दस्तावेज आने लगे। अब रूस के रक्षा मंत्रालय ने कई सारे दस्तावेजों के आधार पर खुलासा किया है कि किस तरह रूस यूक्रेन बॉर्डर पर यूक्रेन की सीमा में अमेरिका भयानक तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रहा था और बायोलैब के जरिए उनकी कोशिश थी। दूसरी बात, यूक्रेन के कुछ डॉक्यूमेंट्स ये बताते हैं कि उन्होंने अपने नागरिकों को भी कहा था कि जिन लोगों ने सैंपल दिए हैं और जिनको गंभीर बीमारियां हो रही है या जिन्हें कुछ दिक्कत हो रही है वो तुरंत ही रिपोर्ट करें। तो उसे लेकर भी रूस के रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय का कहना है कि अगर नॉर्मल ये चीज़ें होती, अगर ये सिर्फ पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड होता तो वैसी स्थिति में केवल आपको ब्लड सैंपल देने की जरूरत होती, फिर इस तरह की बीमारियां क्यों होती है। ये अपने आप में साबित करता है कि यूक्रेन में कहीं कुछ बहुत भयानक गलत तरीके से अमेरिका प्रयोग कर रहा था और अब उसको एक्सपोज हो जाने की वजह से अमेरिका कटघरे में है। बिल्कुल, लेकिन ये क्या खतरा, जिस खतरे का बार बार जिक्र हो रहा है, बायो वॉर का खतरा, जिस तरह से तिवारी जी पूरी दुनिया के सामने मुंह बाए खड़ा है, क्या वाकई इन दावों में आप मानते हैं कि दम है और बायो वेपन का इस्तेमाल अब बहुत जल्द संभव है इस जंग में?
समीर देखिए, ये बायो वेपन का जो शक था रशिया को यूएस जो कर रहा था काफी पहले से था। जो इसने मैरियोपोल और इवन खेरसॉन और जपोरिया से जो विड्रॉ करने की कोशिश की है, ये तो क्लियर कट मैसेज देता है कि वो सफिशिएंट ग्राउंड्स, अच्छे सबूत इकट्ठा करके मिल जाएगा तभी ये क्लेम डालेगा। बिकॉज अमेरिका बहुत पावरफुल है, अमेरिका पर ब्लेम करने के लिए। सर तिवारी सर, इससे पहले भी आई थी बात और अमेरिका ने कबूली थी कि हाँ वहाँ पर लैब से हम उसमें कुछ गलत नहीं कर रहे, और अब तो जुडिशियल वॉच जैसी एजेंसी कह रही है कि वहाँ पर अमेरिका यूक्रेन में चला रहा है बायोलैब्स। या बिल्कुल गौरव, बिल्कुल सही करो, बायोलैब चला रहा है, बट बायोलैब किस काम के लिए है? एक बायो अटैक हम ऑलरेडी देख चुके हैं चाइनीज वायरस का। अब इस तरीके से होगा, ये कह रहा है कि कवर कुछ होगा, किसी कवर में कर रहा होगा। रूस के चीन को भी मौका मिल गया सर, चीन भी रूस के टोन में टोन मिला रहा है और कह रहा है कि हाँ ये बायो वेपन्स हैं। तो चीन के ऊपर जो हमने क्लेम डाला था कोरोना वायरस का, और उसका हल्का हो जाएगा। अमेरिका भी यही कोशिश कर रहा है, अमेरिका भी यही कोशिश कर रहा है। तो अमेरिका को दबाने के लिए मुझे यही लगता है कि रशिया के पास अभी पूरे कॉन्क्रीट सबूत नहीं थे, इसलिए पहले मूल नहीं खोल रहा था। यूएस ने पहले कवर अप कर दिया, जैसा आप सही कह रहे हो, कवर अप कर दिया कि हम बायोलैब चला रहे हैं, किस कारण के लिए, किस लिए डेवलप कर रहे हैं। लेकिन बायोलैब ने चलाना था तो अमेरिका इतनी बड़ी कंट्री है यार, इतनी ज्यादा जगह है, यूक्रेन में क्यों आए हैं, लेकिन ये बॉर्डर पे क्यों आए हैं करने के लिए, इसका कुछ साधन समझना पड़ेगा। इधर नाटो कंट्रीज को भी समझना पड़ेगा कि इनको जो बायो डेवलप कर रहे हैं वो इनके पास क्यों कर रहे हैं। सवाल खड़े करता है। लेकिन रशिया के इस दावे को तो एक बार और से पुख्ता करने की बात कह सकते हैं ना तिवारी सर, यहाँ पर जो ये साफ तौर पर कहता आया है कि अमेरिका के लिए तो एक एक्सपेरिमेंट ग्राउंड रहा है यूक्रेन, और अपने हथियारों का इस्तेमाल इस वॉर में उसने ये करके साबित भी कर दिया। यूक्रेन ने रूस के ड्रोन को अब मार गिराया है, एयर डिफेंस सिस्टम से रूस के ड्रोन को मार गिराने को लेकर ये बड़ी खबर और तस्वीर आपके सामने। मैं आपसे इन तस्वीरों के बारे में तो जरूर जानना चाहूंगी, लेकिन उस आधार पर भी चर्चा जरूर करना चाहूंगी जहां रूस हमेशा ये कहता आया है कि एक एक्सपेरिमेंट ग्राउंड रहा है, जहां अपने सभी हथियारों की न सिर्फ नुमाइश बल्कि उसका इस्तेमाल यूक्रेन के बैटल ग्राउंड पर अमेरिका ने किया है। जी बिल्कुल, ये तो क्लियरली एविडेंट है और वो दिख रहा है सामने पे। और ये अमेरिका का हमेशा से ही रहा है कि वो अपने ग्राउंड पे उसने कोई वॉर नहीं लड़ा, और जहाँ भी दूसरी जगहों पर जाकर ही उन्होंने अपने जो भी हथियार हैं उनका अपना प्रदर्शन किया है, उनका इस्तेमाल किया है। चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे आप इराक ले लीजिए, जो तो इस तरीके के जो इनफैक्ट गौरव, इसमें क्रूशियल ये भी रहा है कि रशिया हमेशा ये दावा करता है कि वो सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहा, वो ऐसे केंद्रों को टारगेट कर रहा है जहां पर ज्यादातर उसके हथियार हैं। बट देन अमेरिका ने जितनी वॉर्स लड़ी उनमें भी कई सारे ऐसे आरोप उस पर लगे कि उसने ऐसे बहुत सारे निर्दोष लोगों को मारा जिनका कोई जिनकी गलती नहीं। चलिए, ये वॉर है और वॉर में ये बहुत चल रहा है। अब ये गलती और जिम्मेदारी कब तय होगी देखेंगे, लेकिन देखिए कैसे ये वॉर चल रही है, ये दिखाते हैं आपको। डोनेट्स्क के बखमुट में भीषण जंग, मशीन गन से चल रही है आमने सामने की जंग, तस्वीरें दिखाते हैं आपको। अब तो बायो वॉर तक की बात हो रही है, मशीन गन की फुटेज देखिए, लेकिन क्या अब यहां पर जैविक हथियारों से भी ये लड़ाई लड़ी जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया और क्या इनफैक्ट इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, ये भी अब लोग पूछ रहे हैं। और हमारे साथ सचदेवा साहब मौजूद हैं। सचदेवा साहब, क्या कहेंगे आप इन तस्वीरों को देखने के बाद? एक तरफ हम देख रहे हैं जमीन पर जंग का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, और बायो वॉर का खतरा अब मंडराता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसको आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। आपको याद हो दिलाने की कोशिश करूंगा कि जब पिछले अमेरिकन राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे जी, उससे पहले रूसियों ने आरोप लगाया था कि बाइडेन का सुपुत्र हंटर बाइडेन उस समय यूक्रेन में जैविक हथियारों की लैब की देखभाल कर रहा था। तो ये आरोप नया नहीं है, ये आरोप 2019 या उससे पहले का है, और अमेरिका ने इसकी मनाही नहीं की थी, और लेकिन हंटर बाइडेन को हटा दिया गया था। ठीक है। इस बीच देखिए एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। डोनेट्स्क में रूस का बहुत बड़ा हमला हुआ है, यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे 100 विदेशी सैनिकों की मौत हो गई है। पहली बार रूसी हमले में सबसे ज्यादा विदेशी सैनिकों की मौत की ये खबर
निश्चित तौर पर यूक्रेन के लिए बहुत बड़े झटके का सबब मानी जा रही है। पहली बार यूक्रेन की धरती पर जो विदेशी सैनिक मौजूद हैं उनकी पोजीशन का पता लगता है और रूस की तरफ से जोरदार अटैक किया जाता है। 100 सैनिक इस जबरदस्त हमले में ढेर कर दिए गए हैं, मार गिराए गए हैं। यह खबर सामने आ रही है, यानी डोनेस्क में दोबारा मजबूत होने की कोशिश में जुटी हुई है रशियन फौज। और यह हमला उस नजरिए से देखा जाए तो बहुत बड़ा हमला है। यूक्रेन में वापसी का पुतिन प्लान दरअसल है क्या, यह जानने की कोशिश करते हैं। कब्जे वाले इलाकों में फिर खुद को मजबूत करने में दरअसल पुतिन जुटे हुए हैं और रूसी फौज जुटी हुई है। सितंबर में जिन इलाकों को छोड़ा वहां फिर मजबूत होती नजर आ रही है रूसी फौज। देखिए इस जंग में न जाने कितने ऐसे मकाम आएंगे जब लगेगा कि अब रूस का पलड़ा भारी है, यूक्रेन पलटवार करता है और फिर लगने लगता है कि अब तो यूक्रेन का पलड़ा भारी है। लगातार ऐसे मोड़ हम देख रहे हैं। डोनेस्क और ज़ेपोरिजिया में फिर खुद को मजबूत करने में अब रूसी सेना जुट गई है। रूस का दावा है कि आम लोगों पर हमला नहीं कर रही है हमारी फौज। अहम ठिकाने और जो खतरनाक हथियारों की जगह हैं, जहां पर खतरनाक हथियारों को डंप किया गया है, वहां पर ही अटैक किया जा रहा है। यह सफाई देता हुआ रशिया नजर आ रहा है। कर्नल अनुराग शुक्ला, किस तरह से आप देखते हैं, एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन ने जहां कब्जा कर लिया था वहां पर रशिया अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस स्ट्रैटेजी को व्लादिमीर पुतिन की कैसे आंकते हैं? जी, पहले भी आपने देखा था कि जब हम लोगों ने लास्ट डिस्कशन किया था जिसमें बताया गया था कि एक स्ट्रेटेजिक मूव है, एक विड्रॉल है, एक टैक्टिकल विड्रॉल था, तो उसी के संदर्भ में देखा था कि इसको रीपोजिशनिंग करी थी रशिया ने अपने ट्रूप्स की और उनको अंदाजा था कि इस जो इलाके को खाली किया गया है, इस इलाके में जब इनकी एडवांस पोजीशन बनेगी यूक्रेन की तो उस समय उनको बड़ा आसानी से उनको मार गिराने का संभव हो पाएगा। और वही आज देखने को मिला है। आज 100 विदेशी फाइटर्स की मौत की जो पुष्टि हुई है, ये इस बात को दर्शाता है कि जो उन्होंने टैक्टिक्स बट कर्नल शुक्ला, 100 विदेशी अगर उधर से हैं तो रूस के ऊपर भी तो आरोप है कि वैगनर ग्रुप, मर्सरीज, पर्सनरीज, चेचन सब तो उनकी तरफ से लड़ रहे हैं। यस, डेफिनेटली, बिल्कुल ये वॉर है और वॉर में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको पूरा उपयोग में लाया जा रहा है और हर तरह से जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो फॉरेन ट्रूप्स हैं, फॉरेन वेपन्स हैं, उन सबको इस्तेमाल में लाया जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, मनीष हमारे साथ एक बार जल्दी से मनीष का एक यहाँ पर मनीष से जानकारी ले लेते हैं। मनीष, ये विदेशी लड़ाकों का जो ये मामला सामने आया, ये नया नहीं है। जापानीज, ताइवानीज, पता नहीं कहां के लड़ाके यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं, ये भी बात सामने आई और अब 100 विदेशी लड़ाकों को मारा गया है। क्या रूस का कोई पक्ष इस पर मजबूत होता है या ये वॉर में आरोप प्रत्यारोप में ये बात चली जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि लड़ाके विदेशी हैं तो वैसी स्थिति में यूक्रेन को बहुत हद तक इन देशों के को बॉडी भी सौंपनी होगी। हालांकि यूक्रेन ने यह किया भी है, जब ताइवानीज सैनिक मारे गए या जापान के सैनिक मारे गए तो आधिकारिक तौर पर उसका अंतिम संस्कार हुआ, बॉडी भी सौंपी गई। तो ऐसी स्थिति में रूस के पास एक और दावा पुख्ता हो जाएगा कि देखिए, हम केवल यूक्रेन से नहीं लड़ रहे हैं, हम यूक्रेन से लड़ रहे हैं, हम यूक्रेन के साथ साथ नाटो देशों से लड़ रहे हैं और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे देशों के लड़ाके भी यहाँ पर हैं। खास बात यह है कि देखिए, अगर रूस की तरफ से चेचन लड़ाके लड़ रहे हैं तो चेचन रशियन है, चेचन विदेशी नहीं है। अगर वैगनर ग्रुप से लड़ रहे हैं तो वैगनर ग्रुप भले ही एक प्राइवेट आर्मी है लेकिन उसमें अधिकांश या कहें लगभग कमोबेश सारे लोग जो वो रशियन है। मतलब इसलिए रूस का कहना है कि यूक्रेन में जो विदेशी लड़ाके हैं, लेकिन और इसलिए उन्हें जैसी जानकारी कहां से आता है कि वो विदेशी लड़ाकों की मदद ले रहा है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को भेजी विध्वंसक मिसाइल, ब्रिटेन ने ब्रिमस्टोन मिसाइल दी है, ब्रिमस्टोन 2 मिसाइल दी है यूक्रेन को। लेजर गाइडेड मिसाइल है ब्रिटेन की ये ब्रिमस्टोन। इससे पहले भी ब्रिमस्टोन मिसाइलें दे चुका है ब्रिटेन, आइरिस सिस्टम दे चुका है ब्रिटेन, एयर डिफेंस सिस्टम है। सतह से हवा में मार करने में सक्षम है ये मिसाइल। 6 महीने पहले भी ब्रिटेन यूक्रेन को मिसाइल दे चुका है और लगातार, चाहे वो ब्रिटेन हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, अमेरिका हो, ये सब मदद कर रहे हैं यूक्रेन की और शायद यही वजह है कि इस वजह से अभी तक इस वॉर में यूक्रेन टिका हुआ है। आइए जरा ब्रिमस्टोन यानी विस्फोट, इस मिसाइल के बारे में आपको बताते हैं। ब्रिटेन की विध्वंसक मिसाइलों में से एक है ये ब्रिमस्टोन मिसाइल। ब्रिमस्टोन एयर टू सरफेस और सरफेस टू सरफेस यानी हवा से जमीन और जमीन से जमीन पर मार करने में सक्षम है। 90% टारगेट पर सटीक मार करने में सक्षम है ब्रिमस्टोन। टारगेट को स्कैन कर सीधे उसको हिट करती है, मार गिराती है ये मिसाइल। अगर टारगेट नहीं मिला तो खुद तबाह हो जाती है ये मिसाइल और सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाती है। ये पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से कि सिविलियंस को नुकसान कैसा नहीं पहुंचाती। आशीष, आप यूक्रेन में हैं,
यूक्रेन में न जाने कितनी ब्रिमस्टोन बरस, यूक्रेन की तरफ से न जाने कितनी ब्रिमस्टोन बरस चुकी हैं और यूक्रेन पर न जाने कितनी मिसाइलें गिर चुकी हैं। ये मिसाइलों का तो जो ये है एक्सपर्टीज हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे, लेकिन अभी आप कीव में हैं, जाहिर सी बात है अभी अंधेरा है, वहां पर सुबह हो रही है। ये आज या अभी का क्या अपडेट है कीव का? यूक्रेन में जो रात में जो सायरन बजते हैं, जिस तरह से लोगों को शेल्टर्स में जाना पड़ता है, अभी क्या चल रहा है वहां? देखिए लगभग 5 दिन हो गए हैं और जब लेटेस्ट वेव रशियन मिसाइल्स की गिरी थी यूक्रेन पर और उसमें से कई मिसाइलें कीव और कीव के सबर्ब्स में गिरी थी, जिसमें से कि एक पे हमने रिपोर्ट भी किया था। उसके बाद में अभी तक कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बर्फबारी यहाँ पर शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। बर्फबारी लगभग पिछले 10-15 दिनों से हो रही थी, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से बर्फबारी ज़्यादा बढ़ गई है और ये बर्फबारी काफ़ी ज़्यादा चिंता के संकेत होंगे यूक्रेन के लोगों के लिए। वो इसलिए क्योंकि ये एग्जैक्टली बिगिनिंग ऑफ दी हार्श विंडो वेदर है। ये वो समय की शुरुआत है जो रशिया एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा स्ट्रेटेजिकली, बम्बार्डिंग करने के लिए पावर और इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यूक्रेन के तबाह करने के लिए। आशीष, बिल्कुल आपके जज्बे को एक तो सलाम है। इतनी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हुए कीव में लगातार आप डटे हैं, वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बायो वॉर के खतरे को लेकर एक अपडेट जरूर आपसे चाहेंगे, क्योंकि रूस की तरफ से बायो लैब स्थापित करने का एक बड़ा आरोप लगाया गया है अमेरिका की मदद से यूक्रेन पर। ये खतरा जो है, इसे वहां पर किस तरह से देखा जा रहा है और इस आरोप पर क्या कह रहा है यूक्रेन फिलहाल? देखिए, ये लगभग 6 से 7 महीना पुराना मुद्दा है जिसको लगातार उठाते रहा गया है टाइम एंड अगेन। यूक्रेन लगातार क्लेम करता रहा है कि रशिया का केवल आरोप है। रशिया ने उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, यूनाइटेड नेशन के हाईएस्ट लेवल तक उन्होंने इस बारे में चर्चा की है। शुरुआत के समय में आपको याद होगा समीर, विशेष तौर पर मार्च और अप्रैल में उन्होंने उसे अपना प्रमुख एजेंडा बनाया हुआ था कि क्यों उन्होंने यूक्रेन पर अटैक किया। बहुत सारे वजहों में से एक, सबसे बड़े वजह में से एक था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि विंटर्स जब शुरुआत हो गई है, ऐसे में बहुत ज़्यादा हमें एक्सपेक्टेशन थी कि किसी तरह से वॉर रुकेगा, थमेगा, लेकिन हुआ नहीं है ऐसा, और इंटेंस होता जा रहा है और ऐसा लग रहा है अगले 2 महीने और इंटेंस होगा। बिल्कुल, और इसी को लेकर ज़ेलेंस्की भी अब सामने आकर कई बातों को लेकर चेतावनी जारी करते हुए आगाह कर चुके हैं यूक्रेनियंस को। इस पर भी आगे हमारी स्पेशल रिपोर्ट है। आशीष, शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे भी आपको करेंगे ज्वाइन। और इस बीच बड़ी खबर, जहां रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद जिस तरीके से ब्रिटेन कर रहा है, उसको लेकर एक और बड़ी खबर आई है कि ब्रिटेन ने यूक्रेन को अब सी किंग हेलीकॉप्टर्स भी भेज दिए हैं। अब रूस के खिलाफ इस जंग के मैदान में ब्रिटेन सबसे बड़ा सहयोगी यूक्रेन का है और 10 सी किंग हेलीकॉप्टर्स यूक्रेन के लिए रवाना हुए हैं। वही तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, क्योंकि खास तौर पर रीएस्टैब्लिशमेंट और रिहैब को लेकर जिस तरीके से यूक्रेन इस वक्त मदद की गुहार लगा रहा है, उसके तहत इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी यूक्रेन के लिए मायने रखती है, क्योंकि सर्च और रेस्क्यू में ये बेहद ही प्रभावी माने जाते हैं। और जिस लिहाज से ब्रिटेन लगातार यूक्रेन को सहयोग कर रहा है, यूक्रेनी फौज को हेलीकॉप्टर उड़ाने की ट्रेनिंग भी इससे पहले दी जा चुकी है। लेकिन अब इंफॉर्मेशन मॉल पर यह जान लीजिए कि आखिर कितना बड़ी मदद अभी तक यूक्रेन को दे चुका है, जहां 50 मिलियन पाउंड का रक्षा पैकेज दिया जा चुका है यूक्रेन को। और ब्रिमस्टोन मिसाइलों को लेकर खासतौर पर ट्रेनिंग और उसकी डिलीवरी की एक तस्वीर हमने आपको दिखाई। 1000 से ज्यादा एंटी एयर मिसाइल्स की मदद और साथ ही एंटी ड्रोन टेक्निक को लेकर भी, ये जिस तरीके से ईरान के ड्रोन का यूक्रेन मुकाबला कर रहा है, वो टेक्निक यहां पर ब्रिटेन की तरफ से सहयोग के तौर पर यूक्रेन को दी गई है। इसके अलावा 125 एंटी एयरक्राफ्ट बंदूकें मदद के तौर पर और साथ ही 100 रडार, करीब 100 रडार, ये सब कुछ मदद के तौर पर। जिस तरीके से ऋषि सुनक जब से सत्ता में आए हैं, उसके बाद देखिए किस तरीके का ये सहयोग और मदद ब्रिटेन की तरफ से मिली है। और ये पूरा प्लान देखिए, 25 अक्टूबर ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने, 20 नवंबर का वो दिन जब कीव में ज़ेलेंस्की के साथ उनकी मुलाकात हुई और यूक्रेन को मदद को लेकर 50 मिलियन पाउंड का ये ऐलान भी किया गया है। मेरा सवाल तिवारी सर यहां पर आपसे है, यूक्रेन जिस तरीके के अभी हालात बयां कर रहा है, रिहैब और रीएस्टैब्लिशमेंट को लेकर ब्रिटेन का पहले दिन से मिल रहा सहयोग ही एक बड़ी रीढ़ बना हुआ है यूक्रेन के लिए। देखिए, यूक्रेन की हालत तो कभी भी ऐसी नहीं थी कि रूस से लड़ सके। उसने लड़ाई पूरी शुरू की, थोड़े दिन तक चला, तब तक रशिया काफ़ी आगे बढ़ चुका था।
लेकिन तब तक ये सिचुएशन ऐसी हुई कि सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। जब से ये नाटो कंट्रीज का, यूएस का सपोर्ट मिला है, तब से यूक्रेन ने थोड़ा बहुत रुकावट शुरू की। अब इतना सपोर्ट मिल गया कि उसे रशिया को पीछे खदेड़ने में भी काबिल हुआ। अभी यूके की जो सपोर्ट है, अभी यूके खुद ही बड़ी गंभीर इकोनॉमिक स्थिति से गुजर रहा है, फिर भी इसके बावजूद भी ये हेल्प ये क्यों कर रहा है, ये समझने की बात है और डिबेट की बात होगी। लेकिन जिस तरह हेलीकॉप्टर से मिसाइल्स दे रहे हैं, हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन पर्टिकुलरली इस वेदर में, जब मौसम खराब है, तब काफी इफेक्टिव हो सकता है रशियन आर्मी को या उनके जो डिपो है उनको डिस्ट्रॉय करने में। बिल्कुल सही बात है तिवारी जी। और लगातार हम देख रहे हैं यूक्रेन को वेस्टर्न कंट्रीज जिस अंदाज में मदद दे रहे हैं, मदद का सिलसिला जारी है। बड़ा सवाल जहन में ये आता है कि ऐसे में ये जंग कितनी और लंबी खिंचेगी, कब खत्म होगी ये जंग? एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बंकर से तस्वीरें सामने आ रही है। रशियन फौज के बंकर की तस्वीरें सामने आई है। यूक्रेनी सैनिक ने बंकर में दरअसल बम गिराए हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। बंकर में छिपी हुई थी रूस की फौज, यहां पर बम फेंके गए हैं। तस्वीरें आपके सामने। तो ऐसी कई सारी तस्वीरें सर सामने आई हैं। पिछले कई दिनों में हमने देखा है कि बंकर्स में छिपे हुए फौजी किसी तरीके से बच भी निकले हैं और यहाँ पर टारगेट करते हुए देखा जा रहा है कि एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन खैरसों एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, जिसपे जब रूस की सेना ने पीछे हटा तो उसमें माना जा रहा था शुरुआत से ही कि इसके पीछे पुतिन का कोई सोची समझी प्लान थी। और अब इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, जहाँ पर दोनों की फौज आमने सामने लड़ रही है? सैनिक तौर पर तो ये विड्रॉ टैक्टिकल विड्रॉल कहा जा चुका है पहले से ही, और इसका उपयोग दुश्मन की फौज को अपनी ओर खींचने में और उसको घेर के नष्ट करने में किया जा रहा है, जैसा कि दिख रहा है। दूसरी ओर अगर इसको आप कूटनीतिक तौर पर देखें तो एक अवसर था जिसमें कि जैसा कहते हैं डिक्लेयर विक्ट्री एंड गो होम, तो वो यूक्रेन के सामने ऐसा अवसर था। वो कहता कि हम जीत गए हैं और अब हम लेकिन रूसी फौज की स्ट्रैटेजिक लोकेशन के बारे में बहुत पुख्ता जानकारियां ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन को हासिल हो रही हैं। इसके पीछे वही अमेरिकी इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इंटेलिजेंस हो सकती है, ह्यूमन इंटेलिजेंस हो सकती है, और जो आपने देखा है पहले भी कि रूस में इस कार्रवाई का प्रतिरोध किया जा रहा है। वो लोग 500 से ऊपर रूसी जर्नलिस्ट विदेश चले गए हैं, ठीक है, जो कि जिनके पास से खबरें मिलती होंगी। ठीक है। और यही वजह है कि देखिए यूक्रेन न सिर्फ मैदान जंग में टिका हुआ नजर आ रहा है इतने महीने गुजर जाने के बाद भी, बल्कि कई जगहों पर रूस की सेना पर